फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन 2 लेक्चर देख चुके थे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तीसरा लेक्चर है अपना प्रॉपर्टीज के अंदर, वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज में जो अपनी 4 प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके थे। 5वीं प्रॉपर्टी फ्लूइड की इलास्टिसिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब भाई इसको पहले समझ लेते हैं अपन कि इलास्टिसिटी कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है। देखिए, जब अपन किसी भी फ्लूइड को, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, उसको जब हम कोई फोर्स लगाते हैं उस फ्लूइड के ऊपर, तो उस फोर्स के कारण जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, पास पास आते हैं। जब हम उसको दबाएंगे तो क्या है, वो दब जाता है। कोई भी फ्लूइड हो, चाहे गैस हो चाहे हमारा लिक्विड हो, तो वो दब जाता है। जैसे ही आप उस फोर्स को हटाते हो तो फिर से वो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है और फिर से उसी अवस्था में आने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारी स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग फ्लूइड नहीं है, सॉलिड है। मैं आपको समझा रहा हूं। स्प्रिंग को आप क्या करते हो, आपने ऐसे दबा दिया उसको, तो दबाने के बाद में क्या किया, आपने उसको छोड़ दिया। आपने जब उसको दबाया तो वो पार्टिकल्स नजदीक आ गए और वो दब चुकी है नीचे। और जैसे ही आपने क्या किया, उसको हटाया, तो फिर से वो स्प्रिंग अपनी पुरानी स्टेट में आ चुकी है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो जो हमारी स्प्रिंग है वो खुल चुकी है, तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, वो दब रही है और फिर से उसी स्टेट में आ रही है, उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर उस मटेरियल के पास, अगर उस स्प्रिंग के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती, तो फिर वो स्प्रिंग ना तो दबती और ना ही वो एक्सपेंड होती। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, इलास्टिसिटी। तो ऐसे हमारे फ्लूइड के अंदर है। फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि जैसे आप फ्लूइड के ऊपर कोई फोर्स लगाते हो, और जैसे आप कोई, मान लीजिए बैलून है मेरे पास, उस बैलून में मैंने क्या किया, हवा भर दी, उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो रहा है, गैस उसके अंदर क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। और जैसे ही आपने हटाया तो बैलून फिर से उस स्टेट में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी इलास्टिसिटी। अब एक चीज आती है, एक बेसिक छोटा सा कंफ्यूजन है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि इलास्टिसिटी और जो हमारी कॉम्प्रेसिबिलिटी है, इनमें इलास्टिसिटी और जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी के अंदर मतलब डिफरेंस क्या होता है। एक तो होता है हमारा, बोलते हैं हम इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं इलास्टिसिटी, और एक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक तो वर्ड होता है हमारा कौन सा, इलास्टिसिटी, ठीक है। एक होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको अपन यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, कैपिटल से नोट करते हैं। अब देखिए, ये जो चीज होती है इलास्टिसिटी, ये होती है हमारी क्या, प्रॉपर्टी। किसी भी मेटेरियल की क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, ये होती है क्या, इसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है और ये इसको रिप्रेजेंट करती है। भाई मैं बता रहा हूं, मेरे पास मार्कर है, मैं इसको खींच रहा हूं और ये खींच रहा है मान लीजिए, और उसके बाद छोड़ने पर फिर से उसी अवस्था में आ गया। तो किसके कारण हो पा रहा है, इलास्टिसिटी के कारण। अब मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, मैंने दूसरा मार्कर ले लिया, वो मैंने रबर का मार्कर ले लिया। अब मैं उस रबर के मार्कर को ऐसे खींच रहा हूं, समझ रहे हो, उस रबर के मार्कर को अगर मैं इस तरह से खींचता हूं तो वो ज्यादा खींच रहा है इन कंपैरिजन टू दिस मार्कर। तो वो, अब मैं पूछ रहा हूं भाई वो कितना ज्यादा खींच रहा है, फोर्स तो मैं दोनों ही मार्कर में 100 न्यूटन का लगा रहा हूं, वो कितना ज्यादा खींच रहा है। तो आप कैसे बताओगे कि भाई वो 2 खींच रहा है, 3 खींच रहा है, कुछ ना कुछ यूनिट तो होगी ना। ऐसे कैसे बता दूंगा मैं कि 2 होता है 3 होता है। तो उस चीज को अपन किस तरह से डिनोट करेंगे, उस चीज को डिनोट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करूंगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज होती है हमारी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज होती है, ये अपना रिप्रेजेंट करती है किसको, इलास्टिसिटी को। तो ये प्रॉपर्टी है, इसके द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपसे पूछे कोई इलास्टिसिटी कोई यूनिट होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। इलास्टिसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है क्या, बिल्कुल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसी अगर हम बात करते हैं किसकी, परमेबिलिटी की, तो परमेबिलिटी कोई यूनिट होती है क्या, नहीं होती। परमेबिलिटी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है और हमारे मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी की यूनिट नहीं होती है। और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की बिल्कुल होती है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मैंने भी आपको बताया इलास्टिसिटी के बारे में। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा मेटीरियल है, वो जो हमारा फ्लूइड है, दब जाता है और फोर्स हटाने पर फिर से उसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि इलास्टिसिटी को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो उसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, भाई ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो था सॉलिड का, मटेरियल का, जैसे हमारे सॉइल हुई, हमारे आयरन हुआ या बार हुई, इन सब चीजों का हुआ। अगर मैं फ्लूइड की इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं, तो फ्लूइड की इलास्टिसिटी को अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं, उसको अपन डिनोट करते हैं बल्क
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के द्वारा डिनोट करते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? दोनों अलग चीजें हैं भाई। ये जो इलास्टिसिटी कैपिटल ई की बात करें ना, वो हमारे मेटीरियल की थी, ठीक है ना, सॉलिड की थी, और ये हमारे फ्लूइड की, उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। ये होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दोनों चीजें भी अलग हैं, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको इसको अपन कैपिटल के से डिनोट करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको लिखवा दूंगा। इसके बाद अपन इसकी इससे ही रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसके बारे में बताता हूं। तो मैंने आपको बता दिया कि जब अपन दबाते हैं दब जाता है, तो दब किसके कारण जाता है? वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण वो हमारा फ्लूइड दब जाता है, ठीक है ना। और इस कॉम्प्रेसिबिलिटी को अपन डिनोट करते हैं बीटा से, ठीक है ना। तो देखो भाई, प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, इलास्टिसिटी, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन, और दूसरी कौन सी है हमारी? कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इनकी यूनिट क्या होती है, इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन? इसको डिनोट करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के से, इसको डिनोट करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी बीटा से, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब बीटा जो होता है हमारा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, ठीक। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा। अब अपन इसके बारे में लिखते हैं, तो सिंपल सी बात थी ये। तो इससे एक छोटा सा पॉइंट बनता है, वो मैं आपको नोट में लिखवाऊंगा। तो फिलहाल मैं इसके बारे में लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि क्या है ये इलास्टिसिटी। वन, जब फ्लूइड पर फोर्स लगाया जाता है तो फ्लूइड दब जाता है, मतलब कंप्रेस हो जाता है। वह फोर्स को हटाने पर वह फ्लूइड फिर से पुरानी अवस्था में आने की कोशिश करता है। फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के द्वारा दर्शाया जाता है। बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो पर कैसे क्या होता है कि देखो, के बराबर dp अपॉन माइनस dv बाय v, ये होता है हमारा k। यहां पर मैं लिख देता हूं dp का मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर। dv का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। v का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम। इसकी यूनिट भी देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेगेटिव साइन क्यों आता है भाई। इस नेगेटिव साइन का मतलब है
कि ये अगर आप वॉल्यूम प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम घटेगी, आप नेगेटिव भूल जाइए, वॉल्यूम घटेगी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, जहां पर भी किसी भी चीज के आगे डी आ जाए उसका मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ओनली डीवी अपॉन वी की, ये हमेशा क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मैंने प्रेशर बढ़ाया, चेंज किया, प्रेशर डीपी कर दिया, चेंज इन प्रेशर पहले 100 था, 100 से मैंने 150 कर दिया, चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव होगा, आप बढ़ा रहे हो तो प्लस होगा ये, और ये वैल्यू dv अपॉन v की वैल्यू ये हमेशा ही क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी नेगेटिव, क्योंकि आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज, घटेगा, घटने का मतलब माइनस, तो मतलब ओवरऑल ये कंप्लीट चीज क्या आएगी मेरी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो k की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी है माइनस माइनस में चलेगी। मैं नहीं चाहता माइनस में आए, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक बार एक माइनस से बाहर गुणा कर दिया पहले से। तो ये जो वैल्यू नेगेटिव आनी थी, उस नेगेटिव को आप नेगेटिव से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नीचे वाली टर्म ये पूरी पूरी पॉजिटिव। तो नेगेटिव से गुणा करने पे ये टर्म पूरी पूरी हो गई पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव था ही, नीचे पॉजिटिव हो गया, तो कंप्लीट क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अब मेरी पॉजिटिव आएगी। तो ये अपन ने ये नेगेटिव क्यों लगाया है, मैं लिख देता हूं, ये नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव से गुणा क्यों करते हैं, टू मेक, ये याद रखने के लिए लिख दिया मैंने, टू मेक के पॉजिटिव, के को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन ने नेगेटिव माइनस से गुणा किया है। बात क्लियर है, तो ये होता है हमारा के। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट क्या होगी, देखो डीवी अपॉन वी, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब, प्रेशर की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्यूब तो कैंसिल होगा, केवल क्या बच गया यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच गया। तो के की यूनिट क्या होगी मेरी, ओनली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको मैं यूनिट ऊपर नीचे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यूनिट क्या होती है के की, ऐसा यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम के एस क्या होती है इसकी, न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, सी जी एस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। अगर मैं बात करता हूं इसकी डायमेंशन की, डायमेंशन अपन निकालते हैं इसकी, अभी इसकी डायमेंशन देखो भाई, मैं तो यहां लिख देता हूं, आप है ना इसके नीचे उतारना, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, डायमेंशन आप निकालोगे, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, किसमें, किलोग्राम, मीटर और लेंथ के रूप में। कैसे करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं लिख देता हूं, देखो न्यूटन कैसे चेंज करोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बच गया, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। भाई न्यूटन क्या होता है, F बराबर एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया, मीटर से एक मीटर मेरा कैंसिल हो चुका है, केवल नीचे मीटर बचा है, ऊपर किलोग्राम है। तो क्या होगी इसकी यूनिट, किलोग्राम मतलब m1, लेंथ l-1 टाइम t-2। तो मैं लिख देता हूं, इसकी यूनिट होगी हमारी m1 l-1 t-2। तो आप इसकी यूनिट लिख लीजिए, कैसे आया मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इसको आप उतारो, फिर अपन लिखते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट के नीचे डायमेंशन ये लिख देना एज इट इज। तो मैं लिखता हूं, कंटिन्यू करेंगे इसके नीचे डायमेंशन नीचे, फ्लूइड पर
फोर्स लगाने पर जिस प्रॉपर्टी के कारण फ्लूइड दबता है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है भाई, इसे बीटा द्वारा दर्शाया जाता है। यह इलास्टिसिटी का क्या होता है? रेसिप्रोकल या बोलो इन्वर्स होता है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को मैं लिखता हूं, कॉम्प्रेसिबिलिटी बीटा बराबर 1/k, मतलब भाई डी पी ऊपर माइनस डी वी अपॉन वी था, तो माइनस डी वी अपॉन वी तो ऊपर आ गया और नीचे रह गया मेरा डी पी। ये होता है मेरा के। तो आपको ये ध्यान रखना, बीटा की ये होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ये होता है मेरा बीटा। तो ये जरूर लिख लेना नीचे, बीटा बराबर 1/k होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यूनिट की, तो ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, और एम के एस क्या हो जाएगी इसकी? मीटर स्क्वायर पर के जी एफ, मीटर स्क्वायर पर के जी एफ। और सी जी एस क्या हो जाएगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर डाइन। डायमेंशन की बात करते हैं तो उसकी m1 l-1 t-2 थी, तो ये m-1 l1 t2 हो जाएगी। अपोजिट है ना भाई, तो माइनस की चीज़ प्लस हो जाएगी, प्लस की चीज़ माइनस हो जाएगी। आप इसको उतारो। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक नोट है, वो मैं आपको लिखता हूँ। वैसे मिटाता हूँ भाई, वो नोट को लिखता हूँ मैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है। कुछ के की वैल्यू है, जो के होता है ना इलास्टिसिटी, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमारी एयर के लिए है, एक हमारी वाटर के लिए है और एक है स्टील के लिए। उन तीनों ही वैल्यूज़ को मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, और उनका जो कंक्लूजन है वो पहले तो आप सोचेंगे कि भाई इन तीनों में क्या रिलेशन है। मैं लिख देता हूँ, नोट नंबर फर्स्ट क्या है? वो है हमारा के ऑफ एयर क्या होता है? 1.03 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड है हमारा के ऑफ वाटर, और थर्ड है हमारा के ऑफ स्टील। देखो भाई तसल्ली से देखो, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाहर निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या है उसके बारे में समझेंगे आप। वो ये है कि भाई अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? कि के ऑफ एयर की अगर बात करें, अगर मैं के ऑफ वाटर में के ऑफ एयर का भाग दे दूं, के ऑफ वाटर अपॉन के ऑफ एयर बराबर क्या हो गया? वाटर का क्या होता है? 2.06 10⁹ और ये 1.03 10⁵। तो आपको क्या समझ में आया? ये के ऑफ एयर 2.06 में 1.03 का भाग दिया तो 2 आ गया, और 10 की पावर 5 10 की पावर 9 कैंसिल हो चुका है, 10 की पावर 4 बची। 10 की पावर 4 का मतलब है 10,000।
10,000 इंटू 2 करोगे तो ये आ गया मेरा 20,000। तो मतलब कहा जाए के ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 20,000 के ऑफ एयर। ठीक है, कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं अपन। और हम जानते हैं कि बीटा और के में क्या रिलेशनशिप होती है कि बीटा जो होता है हमारा वो के का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं के ऑफ वाटर को बीटा की टर्म में लिखूंगा तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वन अपॉन बीटा वाटर। एक ही बात है, चाहे के वाटर लिखूं चाहे वन अपॉन बीटा वाटर लिखूं, एक ही बात, बराबर 20,000 वन अपॉन बीटा एयर। यहां से एयर यहां आ जाएगी, वाटर यहां आ जाएगी। तो मैं लिखता हूं बीटा एयर बराबर 20,000 बीटा ऑफ। अब अगर किसी के समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, आप अपना दिमाग लगाओ मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो भाई, ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड डेटा है वो मैंने लिखा कि एयर का 1.03 10 के बाद 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वाटर का 2.06 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, स्टील का 2.06 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। रिलेशनशिप मैंने देखी तो के ऑफ वाटर जो आया मेरा वो आया 20,000 के ऑफ एयर। मतलब पानी की इलास्टिसिटी एयर की इलास्टिसिटी की तुलना में 20,000 गुना होती है। पानी एयर की तुलना में 20,000 गुना इलास्टिक है। ठीक है, और मैंने इसको बीटा की टर्म में देखा तो टर्म ये है। इसका मतलब क्या है कि इस डेटा से मुझको ये समझ में आया कि जो हमारा एयर है वो पानी की तुलना में 20 गुना अधिक कॉम्प्रेसिबल है। तो जो हमारा एयर होती है, एयर वो पानी की तुलना में कितने गुना अधिक कॉम्प्रेसिबल है, 20,000 गुना अधिक कॉम्प्रेसिबल। सही बात है, पानी के ऊपर भी आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, इधर आप एयर के ऊपर 100 न्यूटन लगा रहे हो, तो एयर जो है पानी की तुलना में 100 गुना अधिक कंप्रेस हो जाएगी, पानी इतना कंप्रेस नहीं होगा। यही चीज बता रहा है कौन सा, ये तो मैं लिख देता हूं। अतः एयर कॉमा पानी की तुलना में 20,000 गुना अधिक कॉम्प्रेसिबल है। ठीक, 20,000 गुना अधिक कॉम्प्रेसिबल है, ये हमारी बात है सिंपल सी। 20,000 गुना अधिक कॉम्प्रेसिबल होती है क्या चीज, एयर। अगर मैं आपसे कहूंगा, आप खुद सोचेंगे देखो कि आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ, वाटर स्टील, तो वाटर स्टील के बीच में क्या होगा कि हमारा जो स्टील है दोनों चीज सेम आ रही है, बस ये 10 पावर 9 है, ये 11 है। तो मतलब जो हमारा वाटर है वो स्टील की तुलना में 100 गुना अधिक कॉम्प्रेसिबल होता है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगी हमारी, 20,000 और उसमें 2 जीरो और लग जाएगी, क्या हो जाएगा, 20 लाख गुना अधिक कॉम्प्रेसिबल होती है एयर, किसकी तुलना में, स्टील की तुलना में। वो रिलेशनशिप आप अपने आप लिखेंगे सोच समझ करके। तो आप इसको उतार लो, ये आपसे पूछा जाएगा कि एयर जो होती है पानी की तुलना में कितनी कॉम्प्रेसिबल है, इतनी। कैसे पता चला, इस डेटा से। तो मैं इसे मिटाता हूं भाई। तो ये हमारी 5th प्रॉपर्टी थी, इलास्टिसिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है हमारी कौन सी, विस्कोसिटी। अब हम लिखते हैं 6th विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, देखो भाई, जब हमारी कोई भी फ्लूइड है, ये फ्लूइड बहता है तो उसमें उसकी एक लेयर दूसरे लेयर के जो फ्लो है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। बाधा मतलब क्या है, ऊपर वाली लेयर कह रही है भाई नीचे वाली लेयर से तू आगे मत जा, उससे नीचे वाली उससे कह रही है मैं आगे नहीं जाने दूंगी। तो ये लेयर्स जो हैं, ये हमारा मान लो सरफेस है, ये फ्लूइड की लेयर्स हैं, ठीक है भाई। तो ये वाली लेयर इसको रोक रही है, कैसे रोकेगी बताऊंगा। ये वाली लेयर इसको रोक रही है, ये वाली लेयर इसको रोक रही है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये नीचे से चल रहा है ट्रेंड,
नीचे वाला सरफेस रुका हुआ है तो वो इससे कह रहा है कि तू रुके रहे। न्यूटन का जड़त्व नियम ये तो कहता है, ये इससे कह रहा है, ये इससे कह रहा है, ये इससे कह रहा है, तो एक दूसरे के फ्लो में बहने में क्या बाधा उत्पन्न करती हैं। बाधा उत्पन्न करती है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, इन दोनों ही लेयर्स के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, उनके सरफेस पर लगता है। तो सरफेस पर फोर्स लग रहा है, उसमें सरफेस एरिया का भाग दे दूं तो शियर स्ट्रेस ही तो आता है भाई। कुल मिला के बात इतनी सी है। विस्कोसिटी जो है हमारी, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण जो फ्लूइड की लेयर है एक दूसरे के फ्लो में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, दूसरे आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो विस्कोसिटी हमें गाढ़ेपन और पतलेपन को बताती है। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही उसके अंदर फ्लो का रेजिस्टेंस होगा। फ्लो का रेजिस्टेंस मतलब बाधा उत्पन्न होगी, और बाधा उत्पन्न जितनी ज़्यादा हो रही है मतलब फ्लूइड आगे नहीं बह पा रहा है, उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो कुल मिला के विस्कोसिटी एक्चुअल में होती क्या है? विस्कोसिटी तो बता रही है हमारे फ्लो के रेजिस्टेंस को, और फ्लो का रेजिस्टेंस हमें बताता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। ये कौन बता रहा है? फ्लो का रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा मतलब वो आगे बह नहीं पा रहा है, उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम गाढ़ा होगा, मतलब पतला होगा। तो ये तो बताता है ये, और विस्कोसिटी बताती है क्या? कि फ्लो के रेजिस्टेंस को। तो हम कह सकते हैं विस्कोसिटी इनडायरेक्टली क्या बताती है? गाढ़ेपन या पतलेपन को, कि फ्लूइड कितना ज़्यादा गाढ़ा है। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है, और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही कम गाढ़ा होगा, मतलब उतना ही पतला होगा। अब बात आती है कि जो दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना, जिस फोर्स कारण एक दूसरे के फ्लो को रोक रही है, वो उस फोर्स को एरिया का भाग देते हैं तो हमारा शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। उस शियर स्ट्रेस को अपन कैसे ज्ञात करते हैं? उस शियर स्ट्रेस को अपन ज्ञात करते हैं न्यूटन के विस्कोसिटी नियम के द्वारा। अब भाई न्यूटन के बहुत सारे नियम है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन के लॉ अलग है न्यूटन के। न्यूटन का जड़त्व नियम मतलब न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ अलग है। तो न्यूटन के बहुत सारे नियम है, हर जगह न्यूटन हमारे मिल जाएंगे आपको। तो ये कौन सा लॉ है न्यूटन? ये है न्यूटन का विस्कोसिटी नियम, ठीक है ना। न्यूटन का विस्कोसिटी नियम क्या कहता है, किस तरह से अपन ज्ञात करें शियर स्ट्रेस को, वो अपन देखते हैं फर्दर। तो पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में हल्का सा लिख देता हूं कि क्या होती है विस्कोसिटी। यह फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे के फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अतः यह प्रॉपर्टी फ्लूइड के गाढ़ेपन व पतलेपन को दर्शाती है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी प्रोफाइल के द्वारा मैं आपको समझा पाऊंगा। ये मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, सॉलिड सरफेस, ठीक है, और ये होती है वेलोसिटी प्रोफाइल। टॉप पर वेलोसिटी है कैपिटल V। मान लीजिए मेरा लिक्विड बह रहा है, ये तो सॉलिड सरफेस है, लिक्विड बह रहा है, तो ये इसका टॉप सरफेस है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है V, ये डिस्टेंस कितनी है टोटल
वाई, ठीक है। तो देखो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, ये पांचवी लेयर है, ये छठी लेयर है, ये सातवीं लेयर है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल नीचे नीचे वेलोसिटी कितनी, ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो क्या है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा तो वेलोसिटी घटती जा रही है। और इन दोनों लेयर्स की बात करूं, देखो इसकी इस वाले लेयर की वेलोसिटी इसकी तुलना में ज़्यादा है, इसकी तुलना में ज़्यादा है, मतलब नीचे वाले की कम है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो जीरो से धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के फ्लो को रोकना चाह रही है कि रुक जा, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से नहीं जाने दे रही वो आगे। तो ये अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल है। अगर मैं इसके बिल्कुल एक, मुझे क्या निकालना है, मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है। शियर स्ट्रेस निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो मैं इसको बिल्कुल स्मॉल इस पार्ट को दिखाता हूं। अगर एक छोटे से पार्ट को अगर मैं दिखाऊं, जूम करके इसको अगर मैं जूम करता हूं तो आपको क्या दिखता है, डी वाई डी वी थीटा। भाई देखो, अगर मैं इस वाले पोर्शन को दिखाऊं ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपको जूम करके दिखा रहा हूं। यहाँ से यहाँ पर कोई वेलोसिटी है, ये नीचे की वेलोसिटी है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी इतनी कम है। इस वाले की जो नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी इसकी तुलना में इतनी कम है। और अगर देखा जाए इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तो ये वाली लेयर तो नीचे, ये ऊपर है। तो ये लेयर ऐसे, ये ऊपर, ये वाली लेयर आगे जा चुकी है। तो ये कितना, पहले तो ये बराबर थे, लेकिन ये लेयर क्या है, आगे चलेगी। तो कितना आगे चलेगी, तो मैं एंगल देखना चाह रहा हूँ, ये एंगल थीटा। तो कितना आगे चलेगी, ये थीटा एंगल। डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, डी वाई। इसकी वेलोसिटी कितनी अधिक है इसकी तुलना में, भाई इसकी वेलोसिटी तो इतनी है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, मतलब इतनी ज्यादा है। इसको क्या बोलेंगे, डी वाई। देखो छोटी चीज को अपन हमेशा स्मॉल डी लगा करके डिनोट करते हैं। स्मॉल डी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस। ये छोटी सी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वाई है। ये छोटी सी डिस्टेंस को कैसे डिनोट करूंगा मैं, डी वाई से। छोटी सी वेलोसिटी को डिनोट करूंगा डी वी से। तो डी वाई अपॉन डी वी है ये, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन। तो आपको अगर कहा जाए कि टोटल ये जो जितना भी मेरा आगे जा रहा है, ये जो मेरा स्ट्रेन है, स्ट्रेन को अपन कैसे डिनोट करेंगे, थीटा को डी वी अपॉन डी वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। इस थीटा को ही अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर बोला जाए एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी ग्रेडियंट, कुछ भी बोलो आप, सबका मतलब एक ही है ये। तो चाहे इसको आप बोलो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, एंगुलर वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक ही चीज है। तो जो शियर स्ट्रेस होता है हमारा, वो किसके समानुपाती होता है, थीटा के समानुपाती होता है। और सोचने की बात है भाई, दो लेयर हैं। अभी आपको क्या है, मैथमेटिकल टर्म समझ में नहीं आएगी बहुत सारे बच्चों को, अब देखिए आप समझ में आएगा। ये दोनों ही, ये दो लेयर हैं, दोनों यहाँ पर है शून्य अवस्था में। ऊपर वाली लेयर आगे जा चुकी। अब ये आगे क्यों गई है, सोचने की बात है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है। फोर्स और स्ट्रेस एक ही चीज समझो आप, एक ही बात है। एरिया का भाग यदि स्ट्रेस बन गया, तो मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज्यादा ये वाली लेयर आगे चली जाएगी। देखो अब ये लेयर वहां पहुंच गई, जितना ज्यादा आगे जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, तो ये जो शियर स्ट्रेस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो थीटा है, ये थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, मेरे शियर स्ट्रेस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं शियर स्ट्रेस किसके समानुपाती होगा, थीटा के। थीटा किसके समानुपाती होगा, शियर स्ट्रेस के। तो जो मेरा एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, शियर स्ट्रेस किसके समानुपाती होता है, थीटा के। और थीटा क्या होता है मेरा, डी यू अपॉन में डी वाई। तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि शियर स्ट्रेस जो होता है, ये मेरा कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एफ फोर्स से खींच रहा है, फोर्स अपॉन एरिया तो होता है। तो शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। और शियर स्ट्रेस जो होता है हमारा, वो किसके समानुपाती है,
थीटा के समानुपाती होता है। इसको हटाएंगे तो अपन को एक कांस्टेंट लगाना होगा, उसे बोलते हैं अपन म्यू। वो मैं आपको लिखवाता हूँ अभी इसके बारे में। तो ये तो अपनी छोटी सी थ्योरी थी कि जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा मेरा, जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ही ज़्यादा शियर फोर्स होगा, मतलब शियर स्ट्रेस होगा, उतना ही ज़्यादा मेरा शियर स्ट्रेस होगा। इसको मिटा, तो एक पहले कुछ बातें लिखता हूं मैं इसके नीचे, ठीक है, या तो आप इसके ऊपर लिख लेना एक लाइन को भी, इसको लिखने के बाद आप एक लाइन लिख देना। मैं लिखता हूं भाई, विस्कोसिटी के कारण एक लेयर दूसरी लेयर पर फोर्स लगाती है, जिससे शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। यह शियर स्ट्रेस इस शियर स्ट्रेस को न्यूटन के विस्कोसिटी नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, न्यूटन के विस्कोसिटी नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। अब मैं इसके नीचे लिखता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एक लाइन में लिख देता हूं, इस नियम के अनुसार लेयर पर लगा शियर स्ट्रेस कॉमा फ्लूइड के वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। अब आप इसके नीचे डायग्राम बना देंगे, मैं मिटाता हूं इसे, वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, चेंज इन वेलोसिटी लिख देता हूं मैं, dv अपॉन dy लिखो चाहे du अपॉन dy, बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों एक ही चीजें हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। देखो भाई, तो इस नियम के अनुसार लिख रहा हूं मैं तो सारी चीजें, तो बराबर तो समानुपाती थीटा, या कहा जाए तो समानुपाती थीटा क्या होता है हमारा, dv अपॉन में dy। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो कोई ना कोई कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, तो ये मेरा कोएफिशिएंट लग चुका है। यहां पर टो का मतलब क्या है, टो का मतलब है शियर स्ट्रेस, म्यू का मतलब क्या है, अब भाई म्यू का मतलब तसल्ली समझ लेना, म्यू का मतलब होता है ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
या दूसरा नाम है इसका डायनामिक विस्कोसिटी, तीसरा नाम है इसका, अभी समझाऊंगा आपको, विस्कोसिटी। dv अपॉन dy के नाम देख लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट या एंगुलर वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ shear strain, रेट ऑफ shear strain। ठीक है, अब देखो एक मिनट, एक चीज समझ लीजिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो होती है प्रॉपर्टी, एक होती है उसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी तो है हमारी इलास्टिसिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। प्रॉपर्टी होती है हमारी परमेबिलिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से। ऐसे ही बात आती है हमारे किस चीज की, विस्कोसिटी की। तो आप बोलते हैं ना कि भाई आपने पढ़े होंगे क्वेश्चंस कि उसकी विस्कोसिटी 10 पॉइज है किसी भी लिक्विड की, ऑयल की विस्कोसिटी 20 पॉइज है, 30 पॉइज है, आपने पढ़ा होगा सब कुछ आपने डिप्लोमा डिग्री में। तो विस्कोसिटी बोल दिया उसने, अरे भाई विस्कोसिटी तो हमारी क्या होती है, विस्कोसिटी तो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की यूनिट नहीं होती है। विस्कोसिटी तो वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण फ्लूइड अपने फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसकी कोई यूनिट थोड़ी ना होगी। यूनिट किसकी होती है, यूनिट होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। जैसे परमेबिलिटी की यूनिट नहीं होती, किसकी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के की यूनिट होती है। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को लोकल स्लैंग में, लोकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं शॉर्ट में, कि परमेबिलिटी परमेबिलिटी। तो क्या हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमारा स्लोली क्या हो गया, धीरे धीरे परमेबिलिटी हो गया। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को जानने लगे परमेबिलिटी के नाम से, और क्वेश्चन भी बनने लगे कि परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है। तो आप ध्यान से देखना, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि परमेबिलिटी की यूनिट होती है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें लिख रहा हो कि यूनिटलेस, इसका मतलब वो के बारे में पूछ रहा है। भाई मान लीजिए उसने बोल दिया परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 ऑप्शन ऐसे आ गए जिसमें यूनिट है चारों में। इसका मतलब वो के बारे में पूछ रहा है। और अगर उसने क्वेश्चन दिया है कि कोएफिशिएंट परमेबिलिटी की यूनिट होती है, 3 तो है यूनिट, चौथा है यूनिटलेस, तो हमारा आंसर क्या होगा, यूनिटलेस, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की यूनिट पूछ रहा है। बात क्लियर है। ऐसी बात आती है हमारे म्यू की। तो म्यू क्या होता है, म्यू होता तो एक्चुअल में है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, और धीरे धीरे इसको क्या बोलने लगे फिर, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसको भी क्या बोलने लगे, विस्कोसिटी। तो आपको अगर विस्कोसिटी के बारे में पूछता ना कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो मतलब वो म्यू के बारे में पूछ रहा है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछा। तो बात क्लियर है। तो होता तो एक्चुअल में है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन अपन ने पढ़ा ही नहीं कभी। अपन ने डायरेक्ट क्या पढ़ा है कि म्यू का मतलब तो विस्कोसिटी होता है, या फिर म्यू का मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, इतना पढ़ा होगा। म्यू का मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, और जो हमारा न्यू होता है, न्यू का मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये तो पढ़ा होगा आपने। जबकि होता क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की तो यूनिट होती नहीं, लेकिन इसको भी विस्कोसिटी बोल देते हैं लोकल स्लैंग में। इसके बारे में पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में। पहले ये देखो आप, dv अपॉन dy क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के साथ में वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है, या इसको बोलो एंगुलर वेलोसिटी थीटा, या इसको बोलो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये अब हम निकाल चुके हैं। टो मतलब शियर स्ट्रेस कितना होता है। तो टो को कैसे ज्ञात करते हैं हम, टो को हम ज्ञात करते हैं किसके अनुसार, न्यूटन के विस्कोसिटी नियम के अनुसार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। न्यूटन के विस्कोसिटी नियम के अनुसार जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो किसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, म्यू के या dv अपॉन dy के। भाई वो थीटा बोलो या dv अपॉन dy, इसके समानुपाती होता है। बात क्लियर है। समानुपाती को हटाने के लिए हम कोएफिशिएंट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये चीज़ आप लिखो शियर स्ट्रेस के बारे में। उसके बाद फिर अब हम लिखते हैं कि टाइप ऑफ, अब विस्कोसिटी टॉपिक चल रहा है हमारा 6th टॉपिक, उसमें टाइप ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते हैं, डायनेमिक और काइनेमेटिक। उसके भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखेंगे। जो आपने बहुत ही भ्रम पाल रखा है दिमाग में, वो चीज़ निकालेंगे अपन। तो मैं इसे मिटाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ
विस्कोसिटी, टाइप ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की पढ़ते हैं अपन, दोनों को ही पढ़ते हैं 1 by 1। तो ये क्लियर है आपको कि म्यू को विस्कोसिटी बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं, जबकि होता क्या एक्चुअल में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो मैं अब इसी में हेडिंग डाल रहा हूं, यही टॉपिक चल रहा है अपना विस्कोसिटी 6th, टाइप ऑफ विस्कोसिटी। तो एक हमारे 2 प्रकार की होती है, ए तो है हमारी डायनामिक विस्कोसिटी और बी है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। पहले मैं आपको डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में बताना चाहूंगा। इसको हम म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, म्यू, म्यू, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, म्यू, ईटा, न्यू वगैरह सारी चीजें। तो डायनेमिक विस्कोसिटी हमारी क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ही हम डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है तो कैसे बनाओगे? न्यूटन के सेकंड लॉ से बना दो। टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। डेफिनेशन किसकी बनानी है? म्यू की, तो बाकी चीज़ों को उधर भेज दो, टो अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। कभी भी आपको डेफिनेशन बनानी हो तो डिनोमिनेटर को यूनिट कर दो, तो ये चीज़ हमारे इस चीज़ के बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि म्यू जो होता है डायनामिक विस्कोसिटी हमारे शियर स्ट्रेस के बराबर होती है। कौन से शियर स्ट्रेस के बराबर? जो इसको क्या कर दिया आपने? यूनिट 1 कर दिया। जो इकाई रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या इकाई एंगुलर डिफॉर्मेशन के लिए आवश्यक शियर स्ट्रेस को, मतलब यूनिट अपने एंगुलर आपने थीटा बराबर 1 कर दिया, तो कितना शियर स्ट्रेस आपको लगाना पड़ा? तो थीटा बराबर 1 एक यूनिट एंगुलर डिफॉर्मेशन के लिए आवश्यक, यूनिट एंगुलर डिफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शियर स्ट्रेस को ही अपन क्या बोलते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी। तो यूनिट एंगुलर डिफॉर्मेशन के लिए आवश्यक शियर स्ट्रेस को ही डायनामिक विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, सब चीज़ अपन देखते हैं। तो मैं इसके बारे में पहले 1-2 लाइन लिख लेते हैं अपन, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कैसे बनाएंगे अपन इसे। न्यूटन के विस्कोसिटी नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो देखो भाई, म्यू बराबर टो डी यू अपॉन डी वाई, यही तो हो गया, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं, यूनिट एंगुलर डिफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शियर स्ट्रेस को डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसकी यूनिट। तो यूनिट देखो आप इसकी, एसआई क्या होती है, एमकेएस क्या होती है और सीजीएस क्या होती है। एसआई यूनिट देखो आप, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये तो क्या हो गया मेरा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, ये मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है, ये पर मीटर। भाई ये वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस होगी मीटर, 1/मीटर लिख सकता हूँ उसको। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड मेरा ऊपर चला गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई मेरी यूनिट इसकी, एक तरह से
इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब एक दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है बताता हूँ आपको। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है भाई, दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि ऑप्शन में आता है ऐसे न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपने याद किया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कंफ्यूज हो गए वहां पे, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड था। मतलब इसमें कंफ्यूज आते हैं बार बार। तो आप कैसे याद रखोगे इसको? कभी ये याद ही नहीं रखना आपको, कभी भी ये याद नहीं रखना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है मैं आपको लिखवा चुका हूं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है हमारा पास्कल, और ये क्या है? सेकंड। तो क्या यूनिट हो गई इसकी? पास्कल सेकंड। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है पास्कल सेकंड। आपको ध्यान रखना है पास्कल सेकंड, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। तो पास्कल आप याद रखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। एम केस में क्या हो गया? एम केस में पहले चेंज करो न्यूटन को। एम केस में कुछ नहीं करना, केवल न्यूटन को चेंज करना है। तो न्यूटन को चेंज कैसे करते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। भाई न्यूटन तो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पहले से था, एक सेकंड मैंने और लगा दिया, तो क्या हो गया? ये हो गया मेरा मीटर। एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गया, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ये मेरा हो गया किलोग्राम पर मीटर सेकंड। भाई किलोग्राम मीटर से एक मीटर कैंसिल, ये सेकंड स्क्वायर नीचे तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो सेकंड से सेकंड कैंसिल और मीटर से मीटर कैंसिल, तो मीटर सेकंड बच गया। सीजीएस की बात करें तो न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डाइन पर मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकंड आ जाएगा। और इसको जब आप ज़्यादा बाइफरकेट करोगे तो डाइन चेंज हो जाएगा इसमें ग्राम में, और ये मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड। तो ये हमारी साक्षात इसकी यूनिट है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन हमेशा हमें एम के एस से प्राप्त होती है। एम के एस देख लो, तो एम के एस से m1 l-1 t-1, m1 l-1 t-1। तो ये हो चुकी है हमारी इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। अब बात करते हैं, इसमें कुछ नोट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन सबको मैं वन बाय वन लिख दूंगा। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चल रही हैं। देखो, जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी होती है ना, इसकी जो यूनिट है आपको दिख रही है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, एक ये दिख रही है। ये जो यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पॉइज। ठीक है, जैसा मैं आपको बताया था प्रीफिक्स सफिक्स फर्स्ट क्लास के अंदर कि सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 उनके नाम चेंज कर, 10 की पावर 3 का मतलब है किलो। ऐसे ही ये जो बात है कंप्लीट बोलने में बहुत हमें लंबा लग रहा है कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, तो शॉर्ट में बोल देते हैं। मान लीजिए मेरी जो विस्कोसिटी आ रही है म्यू, उसकी वैल्यू आ रही है 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कितनी विस्कोसिटी है भाई? उसकी विस्कोसिटी है सर 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। कितना लंबा लग गया, शॉर्ट कर देते हैं इसको। तो इस टर्म को उन्होंने क्या बोल दिया? इस टर्म को उन्होंने बोल दिया पॉइज। क्या बोल दिया भाई? पॉइज बोल दिया। अब मैं बोल रहा हूं कितनी वेलोसिटी विस्कोसिटी उसकी? 100 पॉइज। कितना सिंपल हो गया, 100 पॉइज। तो एक्चुअल में ये पॉइज में चलने लगी चीजें। ठीक है, 100 पॉइज, 200 पॉइज, पॉइज के बाद सेंटी पॉइज। सेंटी का मतलब क्या है? 10 की पावर -2 चल रही है अब 100 का भाग। भाई देखो, ये 100 पॉइज हो गया, इसमें कितने सेंटी पॉइज हो गए? तो आप भाई आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर क्योंकि विस्कोसिटी होती है बहुत कम, बहुत ही कम होती है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी चलती है अपने 0.01 पॉइज। तो अब ये भी थोड़ा सा वैसा टर्म हो गया, इसको कैसे अपन ये फ्रैक्शन में नहीं लेके आए, पॉइंट में नहीं लेके आए, अपन डेसिमल्स में नहीं लेके आए, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 0.01 पॉइज या फिर 1 सेंटी पॉइज। सेंटी का मतलब क्या होता है? 1/100 को ही तो बोलते हैं सेंटी। तो चाहे आप 0.01 लिखो, 0.01 पॉइज बोलो, चाहे क्या लिखो 1/100 पॉइज बोलो। 1/100 का मतलब क्या होता है? सेंटी पॉइज।
तो ऐसे चलती थी हमारी यूनिट पॉइज की सीपी, सेंटी पॉइज में या फिर पॉइज में। तो ये चीज़ें हैं, इसको अपन नोट के रूप में लिखते हैं। तो पॉइज किस में होती है यूनिट? पॉइज यूनिट होती है हमारे विस्कोसिटी की, और किस में होती है? वो होती है हमारे सीजीएस सिस्टम के अंदर। सीजीएस सिस्टम में तो होता है हमारा डाइन वगैरह। तो मैं इसको लिखता हूं नोट के रूप में, आप इसको उतारो, मैं इसको नोट के रूप में लिखता हूं। अब अपन लिखते हैं इसके सारे के सारे नोट कौन कौन से होते हैं। तो नोट नंबर मैं इसका 1 लिखता हूं कि 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं 1 पॉइज। ठीक है भाई। तो अब मैं पॉइज और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड मतलब पास्कल सेकंड में रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूं। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है उसमें यूनिट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर आपको किसकी? आपको दे रखी है पास्कल सेकंड मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, और आंसर चल रहा है पॉइज के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप? मतलब एसआई से ऐसा सिस्टम से आप सीजीए सिस्टम में कैसे चेंज करोगे? तो अपन देख लेते हैं, यहीं पे चेंज कर लेते हैं जिससे अपन को क्वेश्चन में बार बार चेंज करना ना पड़े। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड बराबर 1 न्यूटन में कितने होते हैं भाई? डाइन। मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर। जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो न्यूटन को चेंज करोगे डाइन में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैं लिखवा चुका हूं 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का सेकंड रहने दिया। 100 का स्क्वायर 10 की घात 4 हो गई, 10 की घात 4 और 10 की घात 5, तो 5 से 4 कैंसिल, केवल 10 बचा। तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है पॉइज। तो आपको क्या समझ में आया? मुझको ये समझ में आया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 पास्कल सेकंड जो होता है वो मेरा 10 पॉइज के बराबर होता है। सही बात है, यही बात है मेरी। 1 पास्कल सेकंड मेरा 10 पॉइज के बराबर होता है। और देखो म्यू ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? लगभग डेटा है ये 0.01 पॉइज, या इसको कह सकते हैं अपन 1 सेंटी पॉइज। ये आपको आइडिया देगा रफ कि म्यू की वैल्यू कितनी होती है पानी की? इतनी होती है। एक और डेटा है म्यू ऑफ वाटर ग्रेटर देन इक्वल टू लगभग बराबर 50 से 55 म्यू ऑफ एयर। समझ में आ रहा होगा आपको ये। पानी का जो म्यू होता है विस्कोसिटी एयर की तुलना में 50 से 55 गुना अधिक होती है। सही बात है। पानी की जो विस्कोसिटी है, जो सघनता है, पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है इन कंपैरिजन टू एयर। हवा की तुलना में पानी गाढ़ा होता है, बिल्कुल सही बात। कितना गाढ़ा होता है कैसे डिनोट करें? उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के द्वारा अपन तुलना कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होता है पानी का? वो होता है एयर की तुलना में 50 से 55 गुना, 50 से 55 गुना अधिक गाढ़ा होता है हमारा पानी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी विस्कोसिटी होती है इस पर उनका प्रभाव पड़ता है कि नहीं प्रेशर टेम्परेचर का। जैसे मैंने डेंसिटी वाले में आपको बताया था, डेंसिटी किसकी? लिक्विड की और गैस की। तो लिक्विड की डेंसिटी पर गैस टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है या नहीं, प्रेशर का पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो कैसे पड़ता है मैंने बताया था। गैस की डेंसिटी पर रो पर प्रेशर और टेम्परेचर का प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी बताया था। अब अपन बात करते हैं लिक्विड की विस्कोसिटी पर। कौन सी विस्कोसिटी? डायनामिक, म्यू की बात कर रहे हैं। पर प्रेशर का प्रभाव पड़ता है या नहीं, टेम्परेचर का पड़ता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं बात कि लिक्विड हो चाहे गैस हो, दोनों की ही विस्कोसिटी पर, डायनामिक विस्कोसिटी पर प्रेशर का प्रभाव प्रैक्टिकली बहुत कम पड़ता है, नगण्य पड़ता है, मतलब नहीं पड़ता, ऐसा मानने चलते हैं। पड़ता तो है, बहुत कम पड़ता है, इसलिए अपन उसको नहीं मानते।
लेकिन जो मतलब सॉरी जो लेकिन हमारा अगर गैस होती है, गैस और जो लिक्विड है उसकी डायनामिक विस्कोसिटी म्यू पर टेम्परेचर का पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। तो म्यू पर चाहे लिक्विड का हो चाहे गैस का प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन म्यू पर टेम्परेचर प्रभाव दोनों पर पड़ता है। कैसे पड़ता है टेम्परेचर का बताता हूं, पहले मैं आपको प्रेशर का दिखा देता हूं। क्या है कि लिक्विड व गैस की डायनामिक विस्कोसिटी पर प्रेशर का प्रभाव नहीं, नगण्य लिख लेना, पड़ता तो है, कितना पड़ता है? नगण्य नहीं पड़ता है। दोनों की ही विस्कोसिटी पर प्रेशर का प्रभाव तो नहीं पड़ता। तो पड़ता किसका है फिर पड़ता है भैया टेम्परेचर का। कैसे पड़ता है वो मैं लिखवाता हूं, इसको मैं इसे मिटाता हूं, 6th नोट लिखवाऊंगा मैं, आप इसको उतारो, मैं 6th नोट लिखाता हूं। सिक्स्थ नोट हम लिखेंगे, लिक्विड व गैस की डायनामिक विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है जो निम्न प्रकार होता है। देखो भाई आप सोच भी सकते हो म्यू का मतलब क्या है? गाढ़ापन, पतलापन। तो अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गाढ़ापन बढ़ेगा या घटेगा? घी की बात कर लेते हैं भैया, घी का अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप, जो जमा हुआ है तो पिघल जाएगा, पतला हो गया मतलब विस्कोसिटी घट गई। और अगर उसका टेम्परेचर घटा दोगे मतलब फ्रिज में रख दिया पतले घी को तो वो जम गया मतलब विस्कोसिटी बढ़ गई। तो उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगी और घटाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो घट क्यों रही है? टेम्परेचर बढ़ाने पर घट क्यों रही है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। किसके कारण हो रहा है लिक्विड में? ये हो रहा है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, अब बात आती है गैस में क्यों बढ़ रहा है भाई? गैस में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी क्यों बढ़ रही है? देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या था कि फ्लो में रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा गाढ़ापन होगा, उतना ही ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो जैसे ही आपने गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इंक्रीज करती जो पार्टिकल होते हैं गैस के वो क्या करते हैं? बहुत तेज मूवमेंट करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है उसके अंदर। टर्बुलेंट फ्लो में एक दूसरे को टक्कर मारते हुए चलते हैं। जब टक्कर मारेंगे तो क्या होगा? फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। इस मॉलिक्यूल ने इसको टक्कर मारी, उसने इसको टक्कर मारी, तो फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो उसके कारण ड्यू टू रैंडम मूवमेंट, रैंडम मतलब इतर बितर तरीके से भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं तो एक दूसरे में भिड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं तो क्या होगी? उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर रैंडम मूवमेंट हो रहा है। तो गैसेस के अंदर क्यों होता है, क्यों बढ़ती है? ड्यू टू random movement of molecule
या इसको कहा जाए एक वर्ड में, टर्बुलेंस की वजह से। टर्बुलेंस मतलब विक्षुब्ध प्रवाह, भग रहे हैं इधर उधर वेव, तो इसके कारण क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है कि वो बढ़ ही नहीं पा रहे आगे, आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे टेम्परेचर बढ़ा रहे, वो तो आपस में टकराने लग गए, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, फ्लो में रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडम मूवमेंट बढ़ेगा, रैंडम मूवमेंट बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, किसकी, गैसेस की। तो आपको ध्यान रखनी है, गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है घटती है, तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे किसकी पढ़ेंगे हम, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अंदर भी ऐसे ही सारे नोट पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको टेम्परेचर प्रेशर दोनों का प्रभाव बताऊंगा, एक टेबल भी बनवाऊंगा। उसके बाद फिर हम न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ेंगे, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है इसकी सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटीज उनको पढ़ेंगे फर्दर। तो जो अपनी सेकंड जो इसका बी जो है हमारी, स्मॉल बी जो हमारी विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक्चुअल में होती नहीं है, वो क्या होती मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहना।